Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to discuss the topic biomolecules. This is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th Chemistry Biomolecules. We are already done with this chapter. If you have missed the videos of this chapter, you can click on the I button above and see those videos. And today we are going to discuss the questions which are given at the end of the chapter, that is exercise questions. Okay, so let's begin with select the most correct choice. The first question is this question where you can see that they are asking the given structure is whether an aldohexose or aldoketose or aldoheptose or ketotetrose. So you have to count the number of कार्बन. ठीक है, तो पहले आपको कोई भी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि क्या है, तो आपको कार्बन का नंबर काउंट करना है. तो ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकेंड, ये टोटल 4 है. करेक्ट. तो ये हो गए 4, 5, 6. करेक्ट. तो ये हो गए 6 कार्बन टोटल और 7th ये है. तो पहले 2 और ये 4 टोटल बनते 6 और 7th कार्बन ये, तो टोटल 7 कार्बन है. तो यस, इट इज एन हेप्टोज. तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी रूल आउट हो जाते हैं क्योंकि अब हम वर्क करेंगे हेप्टोज के साथ. अब ये अल्डो है कि कीटो, तो आप देख सकते हो इसमें कीटोन ग्रुप है ना कि एल्डिहाइडिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए आपको CHO ग्रुप चाहिए जो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सिर्फ CO है इसलिए कीटो है, इसलिए हो गया कीटो हेप्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन. तो ओपन चेन जो भी फॉर्मूला है ग्लूकोज का उसमें होता क्या नहीं है. तो ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज में एनोमरिक OH ग्रुप नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में होता है. तो ओपन चेन ग्लूकोज में फॉर्मिल ग्रुप होता है, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो लास्ट वाला कार्बन उसको प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले कार्बन है वो है सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये सब कुछ होता है, बस एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता जो रिंग वाले ग्लूकोज में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू दिस. तो ये वाला कौन सा अमाइनो एसिड है. यदि आपने सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड लर्न कर लिए हैं तो आपको पता है ये ग्लाइसिन है. तो ग्लाइसिन के लिए क्या अप्लाई नहीं हो सकता. तो ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है. यस इट इज. वो एग्जिस्ट होता है ड्यूटर आयन जैसा, सारे के सारे अमाइनो एसिड ड्यूटर आयन जैसे एग्जिस्ट होते हैं. यस वो होता है, और वो नेचुरल अमाइनो एसिड भी है जो नेचर में मिलता है. बस वो एल अमाइनो एसिड नहीं है क्योंकि एल अमाइनो एसिड बनने के लिए उसको कायरल नेचर चाहिए, और आप देख सकते हो कार्बन कायरल नहीं है, और इसकी वजह से ये ग्लाइसिन एल अमाइनो एसिड नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्टोफैन इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड बिकॉज. ट्रिप्टोफैन को एसेंशियल अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं. क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता. तो जब भी एसेंशियल अमाइनो एसिड ये वर्ड आए तो आपको याद रखना है कि जो भी अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको बाहर से इंटेक्ट करना पड़ता है और इसलिए उसे एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइसल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो जो सल्फाइड लिंक है वो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है, यह याद रखना है. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का खासियत ही है डाइसल्फाइड लिंकेज. ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का खासियत क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज. नेक्स्ट है RNA हैज. RNA में क्या होता है, तो आपको याद रखना है RNA में यूरैसिल होता है जो DNA में नहीं होता, इसलिए RNA में होता है AU बेस पेयरिंग, और ये खास बात है RNA की जो DNA से उसे अलग बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गिव साइंटिफिक रीजंस फॉर.
यहाँ पे मैं सारे साइंटिफिक रीज़न जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर मैं वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए और समझ लीजिए, तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है या फिर किसी को लगता है कि मैडम बस ऐसे ही आगे जा रही हैं। इसलिए फिर मैं यहाँ पे सारे आंसर्स वापस रिपीट कर रही हूँ शॉर्ट में, और आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देखिएगा ही। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर्स भी नोट डाउन कर सकते हो, ये पूरा आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो पहला है क्वेश्चन, the disaccharide sucrose gives negative tolerance test while the disaccharide maltose give positive tolerance test। तो सुक्रोज जो डाइसैक्राइड है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है, और जो डाइसैक्राइड माल्टोज है वो क्या देता है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब ये क्यों है, दोनों भी डाइसैक्राइड्स हैं। तो सुक्रोज बना होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। तो C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज लिंकेज बनाता है C2 कार्बन ऑफ बीटा फ्रुक्टोज के साथ, और इस लिंकेज को कहते हैं 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इस लिंकेज में एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वाले लिंकेज में जो सुक्रोज लिंकेज बना रहा है उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है दोनों भी इन्वॉल्व हो गए हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए। अब दोनों फ्री ही नहीं है तो वो टेस्ट कैसे दिखाएंगे, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ CHO ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप या एसिटिल ग्रुप ही दिखाते हैं। अब वो फ्री ही नहीं है तो टॉलरेंस टेस्ट दिखाएंगे कहाँ से, इसलिए वो दिखाते हैं नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, और उन्हें कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो भी शुगर दिखाते हैं नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट या नेगेटिव फेलिंग्स टेस्ट उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है। बट माल्टोज पे आते हैं, तो माल्टोज में एक्चुअली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है C1 ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज विथ C4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो माल्टोज में होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका मतलब जो सेकेंड वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, फ्री है, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट इज हेमी एसिटाइल ग्रुप हो जाता है एक्चुअली रिंग में। वो फ्री होने के वजह से वो टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट दिखा पाता है, और इसलिए माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है। तो सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने की वजह से वो नहीं दिखा पाता, और माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने की वजह से वो दिखा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डीएनए गिव्स यूनिमोलिकुलर क्वांटिटीज ऑफ एडेनाइन एंड थाइमिन। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल को जब आप तोड़ दोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ एडेनाइन और थाइमिन मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से दोनों स्ट्रेंथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रन होते हैं, और दोनों स्ट्रेंथ का लेंथ भी इक्वल होगा, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बेसिस भी होंगे, करेक्ट, क्योंकि वो दोनों बेसिस ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दो स्ट्रेंथ को स्ट्रांग कर रहे हैं। इसलिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से उसके दोनों स्ट्रेंथ की लेंथ भी एक ही है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बेसिस है। अब एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है, ये याद रखना है। 80 मैंने पिछले वीडियो में बोला था याद रखने। तो एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयर करता है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ में जितने एडिनाइन होंगे सेकेंड स्ट्रैंड में उतने ही थाइमीन होंगे, तो ही पेयरिंग पॉसिबल है और स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए पॉसिबल है। मतलब फर्स्ट स्ट्रैंड के एडिनाइन का नंबर सेकेंड स्ट्रैंड के थाइमीन के नंबर को इक्वल है, और इसलिए डीएनए हाइड्रोलिसिस करने पे इक्वल नंबर ऑफ एडिनाइन एंड थाइमीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स compared to corresponding amines और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अल्फा अमाइनो एसिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि वो दिखाता है ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर। अल्फा अमाइनो एसिड की खासियत क्या है, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, जो अल्फा अमाइनो एसिड दिखाता है, और ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर के वजह से उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर होता क्या है, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एसिडिक ग्रुप है अमाइनो एसिड का वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है बेसिक ग्रुप अमाइनो NH2 को। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों है,
तो अब एसिड बेस को अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और बन जा रहा है COO नेगेटिव ग्रुप, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बन रहा है NH3 पॉजिटिव ग्रुप। और दोनों आयंस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों भी एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसलिए उसे कहोगे आप डाइपोलर आयन। ठीक है, क्यों डाइपोलर? क्योंकि दोनों पोल्स एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और उस डाइपोलर स्ट्रक्चर को कहते हैं ज्यूटर आयन, और ज्यूटर आयन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। सुक्रोज को ब्रेक करना, दैट इज डाइसैक्राइड, उसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेंगे 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, करेक्ट, तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर को इन्वर्जन क्यों कहते हैं? तो अब देखो, सुक्रोज का जो है, सुक्रोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो रोटेशन कौन से सिंबल के साथ दिखाता है? पॉजिटिव सिंबल के साथ। तो सुक्रोज खुद है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हम उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसके हाइड्रोलिसिस के लिए हमको एंजाइम चाहिए, इन्वर्टेज सुक्रोज। ठीक है, तो हम इन्वर्टेज सुक्रोज एंजाइम से सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ +D ग्लूकोज एंड -D फ्रुक्टोज। ठीक है, तो हमें ये मिक्सचर मिला, क्योंकि सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, तो हमें दोनों का मिक्सचर मिलेगा सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने के बाद। अब फ्रुक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, क्योंकि उसमें माइनस साइन है, और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसमें पॉजिटिव साइन है। बट फ्रुक्टोज का नेगेटिव साइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ ग्लूकोज के पॉजिटिव साइन के वैल्यू से, और इसलिए क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, उस मिक्सचर का आप रोटेशन देखोगे तो वो होगा लीवो रोटेटरी, क्योंकि फ्रुक्टोज का नेगेटिव सिंबल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है रोटेशन का, और इसलिए वो लीवो रोटेटरी होगा। अब पहले खुद तो सुक्रोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाइड्रोलिसिस के बाद तो दिखा रहा है लीवो रोटेशन, इसलिए क्या कहा गया है कि सुक्रोज ने इन्वर्ट कर दिया अपना साइन, और इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, मतलब वो डेक्स्ट्रो से बन जाता है लीवो, और प्रोडक्ट को कहते हैं इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बॉइलिंग एग एल्युमिन बिकम्स ओपेक व्हाइट। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा है, यदि आप एग खाते हो, एग को उबालने के बाद उसका जो व्हाइट वाला कवरिंग है ओपेक व्हाइट बन जाता है, और कच्चा अंडा में वो अलग लिक्विड जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन्स को जब भी हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, तो उनके जो भी प्रोटीन्स के अंदर के कोवैलेंट इंटरैक्शन से, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन्स और हीटिंग अंडरगो डीनेचुरेशन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन से क्या होता है? डीनेचुरेशन से जो एक के बाहर का जो एल्यूमिनिन है, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अलग सा स्ट्रक्चर पकड़ लेता है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऑफकोर्स उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए एग को बॉईल करने के बाद उसके जो एल्यूमिनिन है वो बिकम ओपेक व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट वाला, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू DNA ओनली एंड सम टू RNA ओनली एंड सम टू बोथ, लेबल देम अकॉर्डिंग। तो नीचे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, आपको उन्हें क्लासिफाई करना है कि DNA के प्रॉपर्टीज हैं, कि RNA के प्रॉपर्टीज हैं, कि दोनों के प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्वेश्चन है, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज डबल स्ट्रैंडेड। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ DNA डबल स्ट्रैंडेड, इसलिए उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए जो पहला प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है किसका? वो प्रॉपर्टी है DNA का। सेकेंड, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स यूरैसिल। यूरैसिल किस में होता है? यूरैसिल RNA में होता है, इसलिए वो RNA का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स डी राइबोस। डी राइबोस किस में होता है? RNA में। डी ऑक्सी राइबो किस में होता है? DNA में। ठीक है, तो सिर्फ डी राइबोस बोलोगे तो RNA, डी ऑक्सी राइबोस कहोगे तो DNA। नेक्स्ट, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ग्वानिन। यस, ग्वानिन दोनों में भी होता है, RNA में और DNA में। तो पहला DNA का प्रॉपर्टी है, सेकेंड और थर्ड RNA के प्रॉपर्टी है, और लास्ट दोनों का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, राइट द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना है कि C सीक्वेंस बनाता है किसके साथ? आपका C बनाता है सीक्वेंस G के साथ, करेक्ट, और A बनाता है सीक्वेंस
टी के साथ। सॉरी, तो ए बना रहा है सीक्वेंस टी के साथ और सी बना रहा है सीक्वेंस जी के साथ। और आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं। यदि पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड स्ट्रैंड आपको शुरू करना है 3 प्राइम से, करेक्ट। सी के सामने जहां पे भी सी है आपको उसके सामने लिखना है जी, और जहां पे भी जी है उसके सामने लिखना है आपको सी। जहां पे भी टीज है उसके सामने आपको लिखना है ए, और जहां पे भी ए है उसके सामने आप लिखोगे टी, और जहां पे भी जी है उसके सामने लिखोगे सी। और एंड हो रहा है वो 3 प्राइम से, तो आपका दूसरा वाला स्ट्रैंड एंड होगा 5 प्राइम से। और इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। तो जो भी आपका सी है उसके सामने जी लिखो, जी है तो सी लिखो, ए है तो टी लिखो, टी है तो ए लिखो। और यदि वो 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो आप अभी आंसर में 3 प्राइम से शुरू करो, और यदि यहाँ पे 3 प्राइम से एंड हो रहा है तो आप अपने आंसर में 5 प्राइम से एंड करो। और इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना पाओगे, और इस तरह से आप वीडियो पॉज करके सेकेंड वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म फ्रॉम एनिलीन, ग्लाइसिन एंड टायरोसिन। तो ये 3 आपको अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं। ये 3 अमाइनो एसिड्स को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके इस तरह से साथ में लाना है कि वो दिखा सके, आप एक्चुअली दिखा सकें कि कितने पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स हैं। तो पहला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ ही डाइपेप्टाइड बना सकता है, तो उसे कहोगे आप ग्लाइसिन ग्लाइसिन। नेक्स्ट टायरोसिन, टायरोसिन के साथ ही बना सकता है, तो टायरोसिल टायरोसिन। नेक्स्ट एनिलीन अब ग्लाइसिन के साथ, ठीक है, तो एनिलीन ग्लाइसिन। नेक्स्ट टायरोसिन अब ग्लाइसिन के साथ, तो टायरोसिल ग्लाइसिन। नेक्स्ट एनिलीन टायरोसिन के साथ, तो एनिलीन टायरोसिन। अब एनिलीन एनिलीन के साथ तो एनिलील एनिलीन। ग्लाइसिन एनिलीन के साथ तो ग्लाइसिल एनिलीन। ग्लाइसिल टायरोसिन के साथ तो ग्लाइसिल टायरोसिन, और टायरोसिन एनिलीन के साथ तो टायरोसिल एनिलीन। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और ये उनके शॉर्ट फॉर्म में नेम्स है। तो आप ये वीडियो पॉज करके ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है, गिव 2 एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिल ग्रुप इन ग्लूकोज। फॉर्मिल ग्रुप मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, इसका प्रूफ देना है। तो पहला प्रूफ ये है कि ग्लूकोज को जब भी आप ये करोगे, ट्रीट करोगे आप BR2 के साथ या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो आपको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। और ये प्रूफ करता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। जब ग्लूकोज को आप ब्रोमीन वाटर के साथ या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है। सेकेंड, हेमिएसिटाइल ग्रुप ऑफ ग्लूकोपाइरोरस स्ट्रक्चर इज अ पोटेंशियल एल्डिहाइड। तो ये मतलब हेमिएसिटाइल ग्रुप जो बन रहा है, जब ग्लूकोज रिंग बनता है तो ग्लूकोज रिंग बनने के बाद हेमिएसिटाइल ग्रुप दिखाता है। और वो हेमिएसिटाइल ग्रुप कहाँ से बन सकता है, जब एल्डिहाइड प्रेजेंट हो। तो ये 2 प्रूफ्स हैं जो प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में फॉर्मिल ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो पहला है हार्वर्ड फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये है आपका फर्स्ट वाले का आंसर, और ये है हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पायरेनोज। आपको अल्फा बीटा दोनों भी दिखाना है। अल्फा में आपको याद रखना है, आपको जो फर्स्ट नंबर का OH है उसे आप दिखाओगे नीचे के साइड, तो ये हो गया अल्फा ग्लूकोज पायरेनोज। और बीटा में फर्स्ट नंबर के OH को दिखाओगे अबाउ, दैट इज बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हुए ग्लूकोपाइरेनोज। नेक्स्ट है ज्यूटर आयन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी चार्ज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज विथ ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH फोर्थ कार्बन के OH के साथ बना रहा है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है, और ये हो गया हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपको दोनों भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहला है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड शीट्स। ये दोनों भी स्ट्रक्चर आपको दिखाने हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए, दैट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। नेक्स्ट है AMP। AMP मतलब
एडिनिन मोनोफॉस्फेट। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है क्या क्या दिखाना है। देखो, एडिनिन बेस, आपको शुगर दिखाना है, और मोनोफॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया एडिनिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट बोला है DAMP, मीन्स डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट के लिए ये वाला OH ग्रुप निकाल देना है। स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा, सिर्फ आपको ये सेकेंड पोजीशन से OH ग्रुप निकाल देना है। तो ये हो गया डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि डीऑक्सी क्यों, क्योंकि आप ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर रहे हो, इसलिए हो जाएगा डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट, 1 प्यूरिन बेस फॉर न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे दोनों मैंने दिखाया, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में ड्रॉ कर दो जो आपको याद रहे। अभी एडिनिन मोनोफॉस्फेट के लिए आपने तो एडिनिन का स्ट्रक्चर लर्न ही कर लिया है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो प्यूरिन मतलब एडिनिन या फिर गुआनिन। नेक्स्ट, एंजाइम कैटलिस्ट। तो ये डायग्राम है एंजाइम कैटलिस्ट के लिए, जहाँ पे आपको दिखाना है एक्टिव साइट्स, आपका सबस्ट्रेट, फिर एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों भी कॉम्प्लेक्स बना रहे वो, और फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है वो। तो ये डायग्राम हो गया एंजाइम कैटलिसिस का। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. You can join my Telegram group by clicking on the link given in the description. And before departing, life is not always perfect. There is always a possibility for a problem. The problem is not the end, but it's the beginning of the different life. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.